नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनेरेस सक्सेस में। तो भाई एक और है जीएस की, भाई जो हमने पहले बताया था डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आ गए हैं, जिसका आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जो कि एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे और भी जो अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है उनके लिए बेनिफिशियल होगी क्लास ये। ठीक है, तो मेरा नाम है सुमित। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है भाई, उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है, इनमें से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं भाई आपका कजरी, दसकथिया, पोवाड़ा और सोहर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है भाई एसएससी सीजीएल में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसके आंसर की अगर हम बात कर लें तो उड़ीसा का जो प्रचलित गाथा गीत गायन है वो दसकथिया है। ठीक है, कजरी की अगर हम बात करें तो भाई ये कहाँ का है? ये यूपी का है। ठीक है, यूपी का अर्ध शास्त्रीय गायन की एक शैली है। पोवाड़ा की अगर हम बात करें तो पोवाड़ा महाराष्ट्र का है, जो कि एक पारंपरिक गीत है। सोहर सोहर की अगर हम बात करते हैं तो सोहर भी कहाँ का है? बिहार का है। यह कब गाया जाता है? प्रसव के दौरान गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ठीक है, और उड़ीसा का क्या है? दसकथिया, जिसका आंसर हमने आपको बता दिया है। तो चलिए ये पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भाई, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह इनमें से कौन सा है? कौन सा शहर है? ये हमसे पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके भाई, ताम्रलिप्त, श्रावस्ती, अहिछत्र और चंपा। ठीक है, और इसकी बात करें अगर हम तो ये एसएससी सीजीएल में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और बंदरगाह की बात हुई है प्राचीन भारत की, तो इसका आंसर है भाई ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त की बात करें अगर हम तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित प्राचीन बंगाल में एक बंदरगाह है शहर, और सुहमा राज्य की क्या थी भाई? राजधानी थी। सुहमा राज्य की राजधानी क्या थी भाई? ताम्रलिप्त थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती क्या है भाई? प्राचीन भारत में कोसल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, और यह वह स्थान है जहां बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे अधिक रहते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद की क्या करते हुए सबसे अधिक रहे हैं कहां पर? श्रावस्ती, श्रावस्ती में। ठीक है, अहिछत्र की बात करें तो भाई उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के आंवला तहसील के आधुनिक रामनगर गांव के पास स्थित है अहिछत्र। ठीक है, और प्राचीन भारत का जो चंपा शहर है वो अंग राज्य की राजधानी है था। ठीक है, तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन दिया है भाई, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। किसमें पूछा गया है अभी क्वेश्चन? ये एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हटे सिंह। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो भी सही आंसर है, ठीक है, ये पूछा गया है सबसे पहली राज्यपाल कौन बनी थी महिलाओं में? वो थी भाई कौन? हमारी सरोजनी नायडू। ठीक है, उन्होंने उन्होंने किसने? सरोजनी नायडू जी ने 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक, ठीक है, 1900 उत्तर प्रदेश पर, ठीक है, शासन किया था। उत्तर प्रदेश याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी बना देता है ये कि भी उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली महिला कौन थी राज्यपाल? तो वो सरोजनी नायडू। ठीक है, और सरोजनी नायडू जी की बेटी थी जिनका नाम था पद्मजा नायडू। ठीक है, वह पश्चिम बंगाल में, कहां पर भी? पश्चिम बंगाल में 11 साल के कार्यकाल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला राज्यपाल भी रही है। अगर पूछा जाए सबसे पहली राज्यपाल कौन थी महिलाओं में, तो सरोजनी नायडू। और पूछा जाए सबसे लंबे समय तक कार्यकाल के दौरान रहने वाली महिला राज्यपाल कौन थी, तो पद्मजा नायडू, जो कि इन्हीं की बेटी थी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है भाई चौथा क्वेश्चन, दिया है भाई चोल शिलालेख क्या दिया है? तिरुनामट्टुनी को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे, और इसकी अगर हम बात कर लें, एक मिनट रुकिएगा भाई। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं हम। ये सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ पूछा है? एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें तो ये
तिरानावटिनी को शिलालेख में पूछा है भाई, चौल शिलालेख में। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि का नाम क्या तिरुनामट्टुकनी था। दूसरा ऑप्शन है आपका गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि का नाम था। जैन संस्थानों को दान की गई भूमि, या फिर चौथा है आपका ऑप्शन मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है, तिरुनामट्टुनी की बात अगर हम करते हैं तो भैया क्या है इसका ऑप्शन, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा सही से इसको समझा देते हैं। सबसे पहले भाई चोल राजाओं ने अपने लोगों को 5 प्रकार के भूमि उपहार दिए थे। सबसे पहले की बात करें हम, इसका नाम था वेल्लन वगई। ठीक है, वेल्लन वगई जो था वो गैर ब्राह्मण किसान मालिकों के लिए भूमि थी। ठीक है, गैर ब्राह्मण, याद रखिए गैर ब्राह्मण। और ब्रह्मदेव भूमि का नाम जो है वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। तो ब्रह्मदेव की बात आया, ब्रह्मदेव भूमि की बात आए तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। वेल्लन वगई गैर ब्राह्मणों और किसान मालिकों के लिए भूमि थी। ठीक है, अब बात करेंगे शाला भोग। शाला भोग जो थी वो एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि थी। तो शाला भोग, भोग से याद रखिएगा जब तक इसको बच्चों को भोग दिया जाता है, तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं। तो शाला भोग स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि थी। उसके बाद है देवदाना, जिसे आप तिरुनामट्टुकनी भी कहते हैं, जो अभी क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछा गया है। तो ये क्या है, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। और पांचवी है पांचवी है पैलचंदनम, जो जैन संस्थानों को दान की गई भूमि थी। आई होप ये याद रहेंगी आपको चीजें, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई एसएससी के कई पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है भाई आपका 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं है पूछा है हमसे। और ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है। सेकंड ऑप्शन है वह राज्य परिषद के संसद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र है। तीसरा ऑप्शन है उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। और चौथा ऑप्शन है आपका वह भारत के नागरिक होना चाहिए। तो भाई भारत का नागरिक होना चाहिए वो तो सही बात है, 35 वर्ष की आयु भी पूरी होनी चाहिए, ये भी सही बात है। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ये नहीं पूछा है, तो ये नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसकी चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो दिया है भाई उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात क्लियर है आपको। उसके बाद थोड़े से इनके आर्टिकल्स पे बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव कहां दिया गया है, आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 64 की अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है, उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, पदेन अध्यक्ष किसका होगा, राज्य परिषद का होगा। कौन, उपराष्ट्रपति। किसमें दिया गया, आर्टिकल 64 में। अब बात करेंगे आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होनी चाहिए, कौन बताता है, आर्टिकल 67 बताता है। उसके बाद है आर्टिकल 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, शपथ कहां पे दी है उपराष्ट्रपति की, आर्टिकल 69 में। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं 1979, 1982, 1981 और 1978। तो भाई 1981 की अगर हम बात करें तो ये अधिनियम आया था। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना के लिए। तो अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को किसकी समिति भाई, बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या है भाई, स्थापना हुई थी 1982 में। किसकी समिति, बी शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अधिनियम कब आया, 1981 में। ठीक है, आई होप ये आपको याद रहेगा। चलिए, और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, सॉरी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यूपी, पंजाब, सिक्किम
और हरियाणा। तो सबसे कम की बात कर रहा है महिला लिंगानुपातों में, तो कहां है भाई? हरियाणा। ठीक है, कहां पूछा गया है क्वेश्चन? ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। 2011 में भाई हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 879 है, जो कि सबसे कम है अकॉर्डिंग टू कौन सी जनसंख्या? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सबसे अधिक की बात करेंगे अगर हम राज्य में, तो सबसे अधिक जो है 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर कहां पर है? केरल में। और वहीं यूटी की बात करें तो यूटी की बात करेंगे तो पुदुचेरी। कितनी? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1038। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूटी की बात करेंगे तो पुदुचेरी, राज्य की बात करेंगे तो केरल सबसे ऊपर है, और सबसे कम राज्य में बात करेंगे तो क्या है भाई? आपका हरियाणा। आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। भाई मैं मैप भी लेकर आ गया ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले उड़ीसा बात कर लेते हैं। उड़ीसा कहां पर है? ये भाई ये देख रहे हैं आप ऑरेंज में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा अगर हम उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर की तरफ जो सीमा साझा करता है वो यहाँ पे, ये देखिए, ये झारखंड है और ये आपका है वेस्ट बंगाल। उत्तर में तो झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो इट मीन्स ये वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, पश्चिम में छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। और अगर हम नीचे बात कर ले दक्षिण की, तो दक्षिण में ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना का एक छोटा सा भाग है। ठीक है, तेलंगाना और इसका ये छोटा सा भाग इससे साझा करता है। तो किससे साझा नहीं करता? आप कहेंगे बिहार से साझा नहीं करता है। तो छत्तीसगढ़ का मैंने बताया पश्चिम से, और झारखंड और वेस्ट बंगाल का आपका कहां से बताया मैंने? उत्तर से। और पश्चिम बंगाल का भी कहां से है? पश्चिम बंगाल का भी यहीं से है, उत्तर से। ठीक है, और नीचे जो दक्षिण रह गया वो क्या क्या रह गया? आंध्र प्रदेश रह गया और तेलंगाना रह गया। इससे सीमा साझा करता है, बिहार से नहीं करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसमें पूछा गया भाई? एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, दिया गया समीकरण डैश डैश संबंध का वर्णन करता है। दिया क्या है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में 1/2 एटी स्क्वायर है भैया। क्या है ये? एटी स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं मैं? क्योंकि ये अभी जो एसएससी सॉरी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें समीकरण ऑप्शन में दी गई थी और पूछा था कि जो दूसरा या तीसरा अलग अलग मतलब शिफ्ट में अलग अलग तरीके से पूछा गया था। किसी में तीसरा पूछा गया था कि तीसरा जो समीकरण है वो कौन सा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन में लेकर आया हूं। इससे पहले भी ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन की बात करें तो पूछा है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में 1/2 एटी स्क्वायर। किसका है भाई? स्थिति समय का है, स्थिति समय का है। तो चलिए सबसे पहले डिटेल में बात कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको ये। सबसे पहले गति के 3 समीकरण होते हैं, किसके अनुसार? आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, जिसमें विस्थापन की बात करें तो एस से डिनोट करते हैं उसको, वेग की बात करें तो प्रारंभिक और अंतिम होता है, समय टी से डिनोट करते हैं और त्वरण ए से। तो ये जो घटक हैं इनको प्राप्त करने के लिए कुछ समीकरण बनाए गए थे आइजैक न्यूटन के द्वारा। सबसे पहले की बात करेंगे अगर हम, तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था v इज इक्वल टू यू प्लस में एटी, जो कि वेग और समय से रिलेट करता है। दूसरा दिया गया है तुम्हारा s इज इक्वल टू यूटी प्लस में 1/2 एटी स्क्वायर, जो स्थिति समय से था रिलेटेड। तीसरा है आपका v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, स्थिति वेग के लिए। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सीधे सीधे ऑप्शन में आपको समीकरण दे देगा वो। ठीक है, और पूछ लेगा भाई इसमें कौन से रिलेट करता है। तो इसमें याद रखिएगा कौन सा, जैसे कि अभी सेकंड वाला पूछा वो किससे है? स्थिति समय से है। फर्स्ट वाले की बात करेंगे तो वेग समय से है, थर्ड वाले की बात करेंगे तो स्थिति वेग से है। इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा अभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन कहां कहां पूछा गया है? एसएससी सीएचएसएल में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ऑप्शन है आपके विटामिन ए सी डी, विटामिन सी डी ई, विटामिन सी के डी
और विटामिन ए बी डी, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विटामिन ए बी और डी ये सही आंसर है। थोड़ा डिटेल्स में इसकी चर्चा कर लेते हैं, जैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और क्या क्या नहीं पाई जाती हैं, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या भाई दिया गया है भाई दूध थायमीन, राइबोफ्लोविन और विटामिन बी 12 का अच्छा स्रोत है। ठीक है, और इसमें वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ए डी ई और के हैं, शामिल हैं। दूध और इसके जो उत्पाद हैं, क्या दिया है, दूध और इसके उत्पादों में निहित कुछ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता और आयोडीन है। ठीक है, ये दिए गए हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, मैंने ओके। तो यहाँ पे पूछा गया है भाई वसा, वसा में जब भी घुलनशील की बात होगी तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा होता है ना, वो वसा में घुल जाता है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में। इसके अलावा अब क्या बच गए? ठीक है, बचे कौन कौन से? बी और सी, ये जल में घुलनशील है। अब जल को क्या कहते हैं हम, जैसे याद करने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं, जल को हम कहते हैं H2O। आप देखोगे H जो है वो B बन सकता है और O जो है वो C बन सकता है। तो BC आप ऐसे याद रख सकते हैं, BC जल में घुलनशील है और कीड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील है। जल में तो तैर नहीं सकता ना भाई, तो वसा में घुलनशील क्या है भाई? कीड़ा है। तो KED है, ये विटामिन है वसा में घुलनशील, और जल में जो है वो B और C है घुलनशील। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी 10 क्वेश्चनों की। ठीक है, और भी बेहतर और अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे अगली आने वाली सीरीज में। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए आपको लेकर आए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हम लेकर आए हैं। दिया है भाई, किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन आपको दिए भाई, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो भाई इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। और क्या ऐसा जो विधेयक है वो हमारे देश में भी आना चाहिए, इस तरह का सुझाव भी आप कमेंट में बताइएगा हमको। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे आने वाले ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, अनिरेश सक्सेस, और मेरा नाम सुमित, मैं करंटली चंडीगढ़ पुलिस में हूं। तो चलिए अलविदा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।